डायनासोर बहू। बहुत पुराने समय की बात है। किशोरपुर गांव में तुलसी नाम की एक लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। तुलसी की माँ बहुत गरीब थी। वो गांव के खेतों में मजदूरी किया करती थी। एक दिन गांव के सबसे बड़े आदमी मनु प्रताप सिंह की बेटी का ब्याह था। उनका नौकर तुलसी के घर दावत देने आता है। आज रूपवती बिटिया का ब्याह है, सबको जरूर आना है। ठीक है काका। जब नौकर चला जाता है तो तुलसी की माँ तुलसी से कहती है, बेटा मेरा तो पेट खराब है, तू दावत में चली जाना। माँ मैं क्या पहन के जाऊंगी? अरे बक्से में इतने कपड़े रखे हैं, जाके कोई अच्छा सा सलवार सूट पहन ले। तुलसी जाकर बक्से में कपड़े निकाल निकाल कर देखती है, लेकिन सारे कपड़े फटे पुराने हो चुके थे। तुलसी को एक गुलाबी रंग का सूट पसंद आता है। ये पहन लेती हूँ। तुलसी का ध्यान ही नहीं जाता कि वो सूट पीछे से फटा हुआ था। सूट में पीछे छेद था। तुलसी बहुत खुश होकर विवाह समारोह में पहुंच जाती है। बाकी लड़कियां तुलसी पर हंसने लगती हैं। अरे तुलसी, तेरी मजदूर अम्मा तेरे लिए सूट भी नहीं सिलवा पाई, जो तू ये छेद वाला सूट पहनकर चली आई। अरे इसकी अम्मा और ये दोनों पता नहीं कहां-कहां से कपड़े निकाल कर लाते हैं। अरे गवार, इतनी तो शर्म कर लेती कि गांव के सबसे अमीर आदमी के विवाह समारोह में जा रही है, ऐसा बेढंगा सूट पहन के चली आई। लड़कियों की बातें सुनकर तुलसी के दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। वो उसी समय विवाह समारोह छोड़कर जंगल की ओर चली जाती है और रोने लगती है। ये कैसी दुनिया है, यहाँ सब गरीबों का मजाक उड़ाते हैं। तभी तुलसी को जंगल से किसी अजीब तरह के जानवर की आवाज सुनाई देती है। वो जंगल में जाकर देखती है कि एक डायनासोर गड्ढे में फंस गया है। डायनासोर अभी तक होते हैं? लगता है ये पुराने समय का डायनासोर है जो किसी तरह मरने से बच गया। तुलसी एक लकड़ी का गट्ठर खिसका कर लाती है और उसे गड्ढे में डाल देती है। गट्ठर के सहारे डायनासोर बाहर निकल आता है। तुलसी डायनासोर का पेट सहलाती है और उसे पत्तियां खिलाती है। चलो अच्छा हुआ ये शाकाहारी है। भावरी और रेखा ने मेरा मजाक उड़ाया था। अब कल होगा उनसे बदला और पूरा गांव देखेगा। अगले दिन सुबह भावरी अपने घर पर सो रही थी। तभी तुलसी डायनासोर पर बैठकर वहाँ पहुँच जाती है। डायनो, आंगन का पेड़ उखाड़ कर फेंक। डायनासोर पेड़ उखाड़ देता है और फिर वो नल उखाड़ देता है और अपने सिर से घर की दीवार में जोर जोर से टक्कर मारने लगता है। भावरी की नींद खुलती है। लगता है भूकंप आ गया है, भागो। भावरी घर के बाहर भागती है। क्योरी, तूने मेरा बहुत मजाक उड़ाया था। डायनो, अब दिखा दे अपना कमाल। डायनासोर भावरी को एक लात मारता है। भावरी दूर जाकर गांव की नदी में गिरती है। फिर तुलसी डायनासोर को लेकर रेखा के घर जाती है और वहाँ भी खूब तोड़फोड़ मचाती है। भावरी और रेखा की माँ गांव के सरपंच के पास पहुँचते हैं और तुलसी की शिकायत करते हैं। चलो तुलसी के ही घर चलते हैं। तुलसी की माँ, तुलसी की माँ, तुलसी ने गांव के कुछ घरों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। या तो नुकसान की भरपाई करो या तुलसी को गांव से बाहर निकालो। सरपंच जी, मैं गरीब औरत हूँ, नुकसान की भरपाई कहाँ से कर पाऊंगी? बिटिया थोड़ी शैतान है। भावरी और रेखा ने भी उसे छेड़ा था, इसीलिए उसने ऐसा किया। तो ठीक है, उसकी शादी कर दो और उसका डायनासोर उसी के साथ उसके ससुराल जाएगा।
वहाँ के लोग डायनासोर से बहुत डरे हुए हैं। तुलसी की माँ को मजबूरी में तुलसी की शादी करनी पड़ती है। तुलसी का पति आनंद एक गरीब कुम्हार था। वो मिट्टी के मटके बनाने का काम करता था। एक दिन तुलसी उससे कहती है, सुनिए जी, इस तरह के मटके बना बनाकर हम कभी अमीर नहीं हो पाएंगे। आप गांव के लोगों को डायनासोर की सवारी कराना शुरू करो और इसके बदले पैसे लो। तुलसी के पति को तुलसी की सलाह पसंद आती है और वो 50-50 रुपए लेकर गांव के लोगों को डायनासोर की सवारी कराना शुरू कर देता है। कुछ दिनों में उसकी अच्छी कमाई शुरू हो जाती है और कुछ महीनों बाद आनंद एक नया घर बनवा लेता है। ये देखकर आनंद की भाभी को बहुत जलन होती है। देख लो, जब से तुम्हारे छोटे भाई के घर डायनासोर वाली बहू आई है, तब से वो खूब अमीर हुआ जा रहा है। हमने उसे घर से बेदखल कर दिया, इसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। चिंता मत कर, आज रात इसके डायनासोर का काम तमाम कर दूंगा। उसी की सवारी करा करा कर खूब हराम के पैसे बना रहा है ना। आनंद का भाई रात में चुपके से आनंद के घर में घुस जाता है। वो डायनासोर को प्यार से पुचकार कर उसे पत्तियां खिलाता है। जब डायनासोर पत्तियां खाने में व्यस्त हो जाता है तो वो उसका मुंह रस्सी से बांध देता है ताकि डायनासोर चिल्ला ना पाए। फिर वो डायनासोर के पेट में एक चाकू घुसेड़ देता है। डायनासोर आनंद के भाई के लात मारता है। वो दूर जाकर जंगल में गिरता है। भेड़िए आनंद के भाई को खा जाते हैं। सुबह तुलसी सोकर उठती है। हे भगवान, ये डायनो को क्या हो गया? डायनासोर जमीन पर गिरा पड़ा था, मर चुका था। किसी ने मेरे डायनो को मार दिया। वो देखती है कि डायनासोर के पीछे डायनासोर का एक बच्चा है। लगता है ये मादा डायनासोर थी। इसने कल रात ही इस बच्चे को जन्म दिया है। तुम्हारी असली माँ मर चुकी है, लेकिन मैं तुम्हारा लालन पालन बहुत अच्छे से करूँगी और तुम्हें माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगी। कोई किसी के साथ कितना भी बुरा करने की कोशिश करे, लेकिन होता वही है जो ईश्वर चाहता है। भले ही तुलसी ने अपनी डायनो को खो दिया, लेकिन उसे डायनो का बच्चा मिल गया। मेहंदीपुर गांव में प्रियंका सोनम नाम की दो बहनें रहती थी, जिनके सिर आपस में जुड़े हुए थे। सिर जुड़े होने के कारण दोनों को सभी काम साथ साथ करने पड़ते। साथ में खाना, साथ में सोना, साथ में घूमना। पापा, क्या हम दोनों के सिर जन्म से ही जुड़े हुए हैं या आपने बाद में फेविकोल से जोड़ दिए? नहीं बेटा, मैंने नहीं जोड़े, ये जन्म से ही जुड़े हुए हैं। कभी कभी प्रियंका सोनम के बीच लड़ाई भी हो जाती। मुझे पार्क में घूमने जाना है। मैं नहीं जा रही, मुझे रूम में बैठकर मुंशी प्रेमचंद की कहानियां पढ़नी है। अरे बेटा, तुम दोनों आपस में लड़ क्यों रहे हो? पहले तुम लोग पार्क में घूमाओ और फिर रूम में बैठकर कहानियां भी पढ़ लेना। एक एक करके दोनों काम कर लो। एक दिन प्रियंका सोनम की माँ ने उनके पिताजी से कहा, हमारी दोनों लड़कियां अब बड़ी हो गई हैं, इनकी शादी के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दीजिए। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता, अगर दो अलग अलग लड़कों से इनकी शादी करें तो ये साथ में कैसे रह पाएंगी? दो अलग अलग लड़कों से शादी करने की जरूरत नहीं है। एक ही लड़के से दोनों की शादी होगी, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। प्रियंका सोनम के पापा कई घरों में रिश्ता मांगने जाते हैं, लेकिन हर जगह उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। देखिए राम सिंह भाई साहब, सिर जुड़ी लड़कियों को अपनी बहू बनाने में हमें कोई परेशानी नहीं है। बस 20 लाख दे दीजिए, हम शादी कर लेंगे। मैं गरीब किसान, इतने पैसे कहां से लाऊंगा? तो फिर ये शादी नहीं हो पाएगी। राम सिंह अपने घर पहुंचता है। आज 12वें परिवार से बात फेल हो गई।
कोई सिर जुड़ी बहनों को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार नहीं है, और अगर कोई तैयार भी है तो मोटी रकम मांग रहा है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या करूं। पिताजी, आप परेशान ना हो, हम बिना शादी किए रह लेंगे। ऐसा नहीं कहते बेटी, कभी न कभी कोई ना कोई लड़का जरूर मिलेगा। प्रियंका सोनम के गांव से 20 मील दूर सहारनपुर नाम का एक गांव था, जहां चिंटू और चमन नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों गांव में खूब मौज मस्ती किया करते। आज किस खेत के गन्ने खाने हैं? आज रामदास काका के खेत के गन्ने खाएंगे, लेकिन वो अपने गन्नों की रखवाली करने के लिए अपने खेत में ही सोते हैं। कोई बात नहीं, उन्हें उनके खेत से ना भगाया तो मेरा नाम भी चिंटू नहीं। चिंटू और चमन अपने सिरों पर डरावने मटके पहन लेते हैं और खेत में खड़े होने वाले पुतलों का भेष धारण करके धीरे धीरे रामदास काका की खटिया के पास बढ़ते हैं। रामदास काका खर्राटे मारकर सो रहे थे। उठ जा रामदास। रामदास काका की आंख खुलती है तो वे अपने सामने दो पुतलों को हंसता देखकर पूरी तरह डर जाते हैं। अरे कोई बचाओ! चिंटू और चमन मटके उतारकर खूब हंसते हैं। आज होगी गन्नों की दावत। अगले दिन चिंटू और चमन एक दूसरे से बातें कर रहे थे। यार, शादी के बाद हम दोनों अलग अलग हो जाएंगे। काश अपनी शादी के बाद भी हम दोनों ऐसे ही मौज मस्ती कर पाते, लेकिन हमारी बीवियां हमें साथ नहीं रहने देंगी। ठीक कहा, लड़कियां ऐसी ही होती हैं, वो दोस्ती तुड़वा देती हैं। उधर प्रियंका सोनम के गांव में बाढ़ आ जाती है। राम सिंह, उसकी पत्नी और प्रियंका सोनम तीनों पानी में हैं। प्रियंका, सोनम, तुम अपनी मम्मी का हाथ पकड़ लो, मैं अभी तुम सबको किनारे पर ले जाऊंगा। राम सिंह अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर सबको किनारे की तरफ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी प्रियंका का हाथ अपनी माँ के हाथ से छूट जाता है और बाढ़ उन्हें अपने साथ बहा ले जाती है। मेरी बच्चियां। आप हिम्मत ना हारे, भगवान उनकी रक्षा करेगा। उन दोनों को तैरना नहीं आता, बेचारी कैसे बच पाएंगी। उधर प्रियंका सोनम बाढ़ में बहती हुई चिंटू चमन के गांव सहारनपुर पहुंच जाती है। चिंटू और चमन बाढ़ में फंसे लोगों को किनारे की तरफ लाने में मदद कर रहे थे। वे प्रियंका सोनम को किनारे पर ले आते हैं और उन्हें देखकर चौंक जाते हैं। क्या तुम दोनों ने अपने सिर फेविकोल से चिपका रखे हैं? नहीं, हम ऐसे ही पैदा हुए थे। तुम दोनों किस गांव के हो? हम मेहंदीपुर गांव के हैं। प्लीज हमें हमारे घर तक छोड़ाओ, हमारे मम्मी पापा बहुत रो रहे होंगे। चमन चिंटू एक नाव तैयार करते हैं और प्रियंका सोनम को उनके गांव छोड़ने जाते हैं, लेकिन नाव पलट जाती है। चमन और चिंटू किसी तरह नाव सीधी करके प्रियंका सोनम को उसमें बैठा देते हैं। प्रियंका सोनम तो नाव में बैठकर अपने गांव पहुंच जाती है, लेकिन चमन और चिंटू नदी में ही डूब जाते हैं। राम सिंह अपनी बच्चियों से मिलकर बहुत खुश होता है। मम्मी पापा, जो लोग हमें यहाँ तक लेकर आए वो नदी में ही डूब गए, उनकी खोज करवाइए ना। गांव के कुछ लोग चमन और चिंटू को नदी के अंदर ढूंढने जाते हैं। कुछ देर बाद वे चमन और चिंटू को बाहर निकाल लाते हैं। दोनों बेहोश थे। गांव वाले उनका पेट दबाकर उनके शरीर से पानी बाहर निकालते हैं। चमन और चिंटू को
होश आ जाता है। तुम दोनों ने हमारी बेटियों को बचाया, हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। क्यों ना हम दोनों इनमें से एक एक लड़की से शादी कर लें? ये हमेशा साथ रहेंगी, इनके माध्यम से हम भी हमेशा साथ रहेंगे। ठीक कहा। चमन और चिंटू राम सिंह के सामने प्रियंका सोनम से विवाह करने का प्रस्ताव रखते हैं। राम सिंह खुशी खुशी प्रियंका सोनम की शादी चमन और चिंटू से कर देता है।